नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव। इस खास पेशकश में जानेंगे कि कैसे लगेगा कोरोना का टीका। जी हां, भारत में कोरोना के खिलाफ जंग के दायरे को बढ़ाते हुए 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 1 मई से 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को टीका लगेगा। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए आज यानी 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल cowin.government.in या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बता दें कि देश में फिलहाल 45 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। 1 मई से देश में प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण में आपको बता दिया जाए कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था। 18 से 44 साल की आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन भी आज यानी 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। ये प्रोग्राम आपके लिए है ताकि इसमें आप जान सकें कि कोरोना का टीका कैसे लगेगा, क्या प्रक्रिया कोरोना टीका की रहेगी। पंजीकरण कराते ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन आएगा। जी हां, उससे पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर पंजीकरण कराना होगा आरोग्य सेतु ऐप पर या फिर कोविन पर। पंजीकरण कराते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन आएगा जिसे चेक करते रहना होगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वैक्सीन लगवाने के दौरान अपनी स्लिप और फोटो आईडी भी आपको साथ लेकर जाना होगा। आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं को कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन की वेबसाइट पर जाना होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना टीका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कोरोना के लिए। सबसे पहले आपको कोविन वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा या साइन इन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, ये पहले चरण रहेगा जिसमें आपको कोविन वेबसाइट पर रजिस्टर या साइन इन करना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा या फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस आपके रजिस्टर्ड नंबर को कंफर्म करने के लिए की जाएगी। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको डालना होगा। इसके बाद आप रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन पेज में अपने फोटो आईडी प्रूफ के साथ अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फॉर वैक्सीनेशन पेज में जाकर आप अपनी आईडी प्रूफ के साथ अपनी जानकारी दर्ज करें। ये तीसरा स्टेप कोविड वैक्सीन के लिए होगा, जिसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर शेड्यूल बटन पर आपको क्लिक करना होगा। हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ, जिसके बाद आपको अपना पिन कोड भी दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको डेट और टाइम सिलेक्ट करके कंफर्म पर क्लिक करना होगा। एक यूजर एक लॉगिन से, आपको बता दें एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक यूजर एक लॉगिन से ज्यादा बार भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप आरोग्य सेतु ऐप से भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। आरोग्य सेतु से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आरोग्य सेतु से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको होम पर जाकर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपको अपना नंबर एंटर करना होगा, जिसके बाद ओटीपी प्राप्त होगा। रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन खुलेगा, जहां अपनी सभी जानकारी देने के बाद आपको अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना होगा, जिसके बाद अपना पिन कोड आपको डालते रहना होगा। पिन कोड डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना होगा। कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन या साइन इन करने की ये प्रक्रिया है। आपको हमने पूरी प्रक्रिया ग्राफिक्स के माध्यम से बताई है, जहां जाकर आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। बहुत ही आसान प्रक्रिया। इसके लिए आप कोविन ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। युवाओं को कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन की वेबसाइट पर जाना होगा। आपको हम एक बार और समझा दें, वहां पर उन्हें अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। उसके बाद एक ओटीपी के जरिए अपना अकाउंट बनाना होगा। वहीं उसमें दिए गए फॉर्म में नाम, उम्र, लैंगिक जानकारी के साथ कोई आधार कार्ड अपलोड करना होगा, जिसके बाद टीकाकरण केंद्र का चयन कर
अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। जी हां, अपॉइंटमेंट लेना इसके लिए बेहद जरूरी होगा। आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट चेंज भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला और करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। डॉक्टर संतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए आपसे जानना चाहेंगे सर, इस प्रक्रिया के बारे में एक बार अगर हमारे दर्शकों को आप ब्रीफ में ये प्रक्रिया समझा दें सर। तो हमारा संपर्क डॉक्टर संतोष शुक्ला जी से टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम पूर्व सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर करण पीपरे के पास जाना चाहूंगी मैं। डॉक्टर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लोग अब 1 मई से होने वाली वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो सर, क्या कुछ सावधानियां सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी वैक्सीन के दौरान लोगों को बरतनी होंगी सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छा जागरूक कार्यक्रम भी चल रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो भी समझाई बताई जा रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग अपने कंप्यूटर और मोबाइल सेट के बारे में जानते हैं और उसको किस प्रकार से संचालित करना चाहिए ये भी नॉलेज है। आजकल हर जगह पे इसको सहायता भी दी जा रही है शासन की तरफ से और हर संभव मदद प्रयास किए जा रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन हो। और पिछले 2-3 महीने से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हुई है, मुझे याद है जनवरी के माह से जो एम्स रायपुर से जो चल रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन का और वहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो गए थे। और इस पे वैक्सीनेशन के लिए आपको कोई खास ऐसी तैयारी नहीं करनी पड़ती और ना डरना पड़ता है। जिस प्रकार से एज के अनुसार उन्हें सावधानी से रहना चाहिए उस प्रकार से डॉक्टर उनसे पूछ करके टीकाकरण करते हैं और बहुत ही सरल प्रक्रिया है, किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। दो बार वैक्सीन लगता है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के अंतराल जो होते हैं वो लगभग 6 से 7 सप्ताह का होता है। और मैंने भी लगवाया, मैंने दोनों टीके लगवाए। अब किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है टीकाकरण में और ना ही किसी प्रकार से कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा नोट किया गया, साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी लोगों को आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के साथ में जो भी टाइम, डेट और स्थान आपको प्राप्त होता है वहां जाकर के टीका लगवाएं। और टीकाकरण के लिए आपको नाम, पता और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सब जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसे कंप्लीट भरें और आधार कार्ड नंबर भरें, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और पिन कोड जरूर डालें। और मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इस प्रकार से ज्ञान है और वो भर भी लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं जो भी ऑप्शंस आते हैं और लास्ट में उसमें ओके या क्लिक करके उसको कंप्लीट करते हैं और उनके पास में पूरा डिटेल आ जाता है। और जब आपको फर्स्ट डोज लग जाती है तो आपके मोबाइल में पूरी जानकारी भी आ जाती है कि कब लगा है, पूरा डेट आ जाती है उसकी और स्थान का नाम। और सेकंड डोज के लिए भी आपको वहीं पर जाना है और सेकंड डोज लग जाएगी तो उसके बाद में आप उसी में ऑनलाइन अपना नाम, पता और डेट डाल करके और आधार कार्ड डाल करके एक सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो और त्रिमूर्ति बनी हुई है अशोक चक्र वाला। वो आपको कहीं भी जाने आने में जब भी कोई पूछता है तो आप दिखाएंगे तो आपको मदद मिलेगी, आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी और आप कहीं भी आ जा सकते हैं उसे सर्टिफिकेट दिखा करके। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी जानकारी आप लोग भी सब दे रहे हैं, लोगों को मालूम भी है, न्यूज़पेपर में भी आता है, मीडिया के द्वारा भी और टेलीविजन में भी दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और जगह जगह शासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
और जो तहसील के कर्मचारी, अधिकारी और कलेक्ट्रेट के हैं, मेडिकल कॉलेज, एम्स के, सभी लोग आगे आकर के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है और कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। खुशी होती है देख करके कि सभी एकजुट होकर आगे आकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और बहुत जल्दी 1 मई से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसके लिए सब लोग तैयार हैं। सब लोग, हम लोग सब समय समय पे जनता की और देशवासियों की मदद भी करेंगे। जी डॉक्टर करण, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ सावधानियां इस दौरान लोगों को बरतनी पड़ेंगी या बरतनी चाहिए, जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उन लोगों को कौन कौन सी सावधानियां डॉक्टर करण बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो डायबिटीज के मरीज होते हैं और हाइपरटेंशन या हार्ट के मरीज होते हैं या ज्यादा कोई ऐसे सीरियस पेशेंट होते हैं, उनकी जांच भी होती है, उनकी फिटनेस भी होती है और वैक्सीन लगने के बाद में उनको अगर कोई बुखार आता है, दर्द होता है, सूजन होती है या किसी प्रकार से खुजलाहट होती है तो तत्काल अपने नजदीक के चिकित्सक और नर्सिंग ऑफिसर्स या अस्पताल के कर्मचारियों को सूचित करें और उससे संबंधित जो भी जांच है, इलाज है, वो करा करके आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। 100% ये सेफ है, सुरक्षित है, किसी भी प्रकार से किसी भ्रांति या बहकावे में ना आए लोगों के, और सावधानी भी ज्यादा नहीं है इसमें। आपको डॉक्टर लगा देंगे इंजेक्शन, नर्सेज लगा देती हैं आपको इंजेक्शन और उसके बाद में आपको आधा घंटा वहां पर रुकना है, वेट करना है कि आधे घंटे में किसी प्रकार से कोई आपको यदि तकलीफ होनी है, उसके साइड इफेक्ट होने हैं तो वो होंगे, और नहीं तो उसके बाद आप घर आ जाएं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई बुखार आता है, इसके वैक्सीन से तो एक ये फॉरेन बॉडी जैसे है, आपके शरीर में गया है तो हल्का सा रिएक्शन होता है, उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और फीवर और सिर में दर्द या कुछ उल्टी वगैरह होती है तो डॉक्टर से बोल करके आप क्रोसिन की गोली ले लें। अगर बुखार आता है तो कोई एंटीबायोटिक सिप्लॉक्स वगैरह ले लें, दर्द के लिए आइबुजेसिक वगैरह ले लें, इलेक्ट्रॉल पाउडर लें। उल्टी जैसे लगता है तो आप उसकी उल्टी की गोली ले करके और सुरक्षित रह सकते हैं। और कहीं ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है किसी प्रकार से कुछ भी इसके अपोजिट में कोई चर्चा ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। लोग आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम चल रहा है। देशवासियों से मेरा भी निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग आगे आकर के बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और वैक्सीनेशन कराएं, दोनों डोज कराएं, समय पे कराएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जब आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जी डॉक्टर करण, साथ ही साथ महिलाओं को क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है इस वक्त, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी और वैक्सीन के दौरान भी? देखिए, जिस प्रकार से ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और इसे मुक्ति पाने के लिए जिस प्रकार से शासन ने, वैज्ञानिकों ने और रिसर्च से करने के बाद में जो भी पाया है उसकी गाइडलाइंस दे दी गई हैं और जिस प्रकार से पुरुषों में मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं में और यंगस्टर्स में भी सावधानियां बरतनी है। यदि किसी प्रकार से कोई ऐसा जटिल रोग है, डॉक्टर को जरूर बताएं। यदि आप फिट हैं उसके लिए तो आपको वैक्सीन लगेगा, कोई खतरा नहीं है। और उसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से पुरुषों में यदि फीवर की शिकायत होती, हाथ पैर में दर्द की शिकायत होती है, जहां इंजेक्शन लगा वहां किसी प्रकार से कोई तकलीफ होती है या ईचिंग होती है या एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे कोई साइन और सिम्टम्स आते हैं, खुजली, ददोरे, सांस में तकलीफ, तुरंत या आधे घंटे के अंदर वहां पे जब आपको इंजेक्शन के बाद में रोक के रखते हैं तो आप वहां पे उपस्थित जो डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको अपनी शिकायत बताएं और उसका तत्काल निराकरण भी हो जाता है। किसी भी मरीज को इससे, चाहे वो महिलाएं हों, हमारी माताएं बहनें हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, यंगस्टर जिन्हें अभी लगने वाले हैं टीके, वो किसी प्रकार से भी भयभीत ना हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित है, बिना किसी डर के आगे आकर के टीकाकरण करवाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर करण, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग अब कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, पॉजिटिव होने के बाद जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, उनको क्या कुछ अपनी डाइट में अब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रखना चाहिए, क्या कुछ खाने का सेवन करना चाहिए? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं छत्तीसगढ़, रायपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जयपुर के नागरिकों से जुड़ा हुआ हूँ पिछले
14-15 माहों से हम कोविड-19 में कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके प्रश्नों के आंसर्स दे रहे हैं, उन्हें भर्ती कराना, कौन होम क्वारंटाइन के लिए फिट है और कौन को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करने के लिए। तो ये बहुत बार लोग बागों में ये शक रहता है कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और पॉजिटिव होकर के अब अच्छे हो गए हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को और बूस्टअप करने के लिए और मजबूत करने के लिए, ताकि ये दोबारा हमारे शरीर में फिर से ना हो और हमारे कारण किसी और को ना हो, हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या पीना और किस प्रकार से सावधानी से रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो 3 बातों का ध्यान रखें कि मास्क का उपयोग हमेशा करते रहें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। चौथा, अनावश्यक रूप से आप अपने घर से बाहर ना निकले, किसी समारोह में ना जाएं, शादी हुआ, जन्मदिन हुआ, कोई चुनावी रैली में ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, ट्रेन में, बस में, ट्रैक्टर में, ऑटो में, इस प्रकार के भीड़ वाले रास्तों में, बाजारों में ना जाएं और अनावश्यक रूप से कहीं घूमे फिरे ना, ताकि आप में यदि किसी प्रकार से आप कैरियर भी हैं, बचा हुआ कोई वायरस है भी, तो किसी और को ना लगे और आपको भी किसी पेशेंट का ना आए जिससे कि आनुवांशिक रूप से वो म्यूटेंट आप पे हमला करे। तो ये सब प्रकार की सावधानियां आपको रखना, और साथ में सबसे बड़ा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी जिस फ्रूट में होता है, जिस खाने में होता है, जिस खाद्य पदार्थ में होता है विटामिन सी, वो उस प्रकार से चाहे आप उसकी गोलियां लें, चाहे मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, नींबू का रस और खट्टी चीजें ये खाएं, और साथ में हाई प्रोटीन डाइट लें, दूसरे विटामिन लें, मल्टीविटामिन B1, B6, B12, कैल्शियम, जिंक, इस प्रकार का जो डॉक्टरों की गाइडलाइंस के अनुसार आपको लेना चाहिए वो लेते रहें। और यदि कमजोर हैं तो आयरन की गोलियां भी लें और चिकित्सकों को दिखा करके अपना स्वास्थ्य को, चाहे उसका उस शरीर में डिहाइड्रेशन है या एनीमिया है या प्रोटीन विटामिन की कमी है, सब प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है मार्केट में और चिकित्सक गाइड करते हैं और मदद भी कर रहे हैं। बहुत से अस्पताल हैं, बहुत से वॉलंटियर्स हैं और बहुत से डॉक्टर्स भी हैं अपनी क्लिनिक में, और टेलीमेडिसिन के द्वारा हर प्रकार से हमारे नागरिकों को, माताओं बहनों को ये गाइड करते रहते हैं। उनके आसपास के नंबर्स भी सब डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, टेलीविजन के मार्फत से भी और व्हाट्सएप के मार्फत से, फेसबुक के मार्फत, सब जुड़े हुए हैं। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई उसको अटेंड ना करता हो या कोई विरोध करता हो, सब मदद कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी जान भी बचानी है, देशवासियों को भी सुरक्षित रखना है। मैं समझता हूं कि 24 घंटे हमें इस युद्ध के साथ में लड़ना है और हम विजयी होंगे। बहुत जल्दी हम सब कोरोना वैक्सीन से विजयी होंगे, कोरोना को हराएंगे और देश को बचाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर करण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लिकर कंजप्शन पर इस वक्त डॉक्टर की क्या राय है? बहुत बहुत बुरी बात है, लिकर कोई भी ना पिए, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो जिसे कोविड नहीं है तो भी ना पिए, उससे इम्यूनिटी खराब होती है, लिवर डैमेज होता है, ब्लड कमजोर होता है, आपके जो सारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो नष्ट होती है। अल्कोहल शरीर में जाता है तो सेल्स को नुकसान करता है, चाहे ब्लड की सेल्स हो, चाहे आपके हार्ट की सेल्स हो, चाहे ब्रेन की सेल्स हो, चाहे पल्मोनरी सेल्स हो, आपका श्वसन तंत्र भी घायल होता है और सांस भी फूलती है। उससे सांसों को बचा के रखना है। सांस लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं, लिवर और उसकी जो सेल्स हैं, उन्हें बहुत स्वस्थ रखना है आपको। आप अल्कोहल की तरफ बिल्कुल ना देखें, आपका शरीर खराब होगा, कमजोर होगा, और अगर कभी कोई इन्फेक्शन लग गया तो आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। और अल्कोहल से शरीर की कमजोरी के साथ में इम्यूनिटी बहुत जल्दी डाउन होती है, तो आप अल्कोहल की तरफ ना देखें। और साथ में मैं उन लोगों को भी निवेदन करूंगा जो इन्फेक्शन के बाद अच्छे हो गए हैं, तो इसकी खुशी में भी वो इस प्रकार से शराब का इस्तेमाल या बियर का, आते हैं मेरे पास में बहुत से फोन आते हैं, डॉक्टर साहब क्या थोड़ी सी बियर पी सकते हैं, थोड़ी सी आधा गिलास शराब पी सकते हैं क्या, बहुत दिन हो गए पिया नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप बिल्कुल नहीं पिए, आप अभी कमजोर हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आप पे हमला हो चुका है एक बार वायरस का, कोविड का, और दोबारा फिर होने की चांसेस हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी इम्यूनिटी डाउन होती है, आपका जिस प्रकार से कोई मीटर रहता है जिसका मेजरमेंट अगर 100% से 50% में आता है, जैसे ऑक्सीजन के लेवल है, तो सांस में तकलीफ होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका ये वाला भी इम्यूनिटी का मीटर थोड़ा सा भी डाउन होता है तो तत्काल आपको शिकार बना लेगा अपना कोविड-19 या जो उसका जो म्यूटेंट है। तो कृपा करके देशवासियों को मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार और मजबूत रखने के लिए
अगर इन्फेक्शन नहीं है तो भी शराब का इस्तेमाल ना करें। और यदि कोविड-19 का इन्फेक्शन से आप अच्छे होके बच गए, आपको नया जीवन दिया भगवान ने, आपके परिवार ने, डॉक्टरों ने मिल करके आपको बचाया है, तो शराब की तरफ तो चर्चा ही नहीं करना। और ये मैसेज आप अपने आसपास के दोस्त भाइयों, मोहल्ले, पड़ोस में भी बताएं कि शराब सबसे खराब है। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद तो वो प्राणलेवा हो जाएगी, इम्यूनिटी की कमजोर हो जाएगी, दुश्मन आपसे हावी हो जाएगा आपके ऊपर और वजनदार पड़ेगा इम्यूनिटी के कम होने के बाद में जो कोरोना वैक्सीन है। तो कृपा कर शराब का नाम ही ना लें और फेंक दें बिल्कुल, और कभी शराब की दुकान की तरफ झांकें भी ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर करण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो शराब पीने वाले लोग हैं उन पर कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर जो नेगेटिव भी हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी लिकर कंजप्शन कर रहे हैं, तो क्या उन पर दोबारा कोरोना हावी हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और मैं ये बताना चाहूंगा कि शराब पीने के बाद में अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन से अच्छे हो गए और फिर आपको वाकई में फिर से वही घूम फिर के वही उसका आंसर आता है कि इम्यूनिटी आपकी कम है, तो फिर से होने की संभावना होती है, जिसे रिकरेंस कहते हैं। अगर आपका शरीर उससे पूरा कोरोना इन्फेक्शन से जो लोड था शरीर में, जांच के बाद में जो पता चला और उसका इलाज हुआ और 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के बाद में वो पूरा आपको ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन किसी और के उससे खांसने से या उससे कंटामिनेशन से आपके शरीर में फिर आ सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। उसके बाद आपको बचाने के लिए बहुत तकलीफ जाएगी दोबारा होगा। तो इसलिए शराब बिल्कुल ना पिए प्लीज। जी डॉक्टर करण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह वैक्सीन की ओर अब भारत बढ़ रहा है, लगातार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ डर अपने मन में नहीं लाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक तरफ तो लोग पैनिक हो रहे हैं, ऊपर से डर एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है इसका, क्योंकि लोग डरे हुए हैं इस वक्त। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या आप अपील करना चाहेंगे या क्या कुछ मैसेज जनता को देना चाहेंगे? मेरे प्यारे देश भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध और निवेदन करता आ रहा हूं और फिर कर रहा हूं कि शासन ने जो वैक्सीन हमें देशवासियों को, जनता को लगाने के लिए दिए हैं, जो प्रोवाइड किए हैं, कोवैक्सीन और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार रिसर्च करने के पश्चात जो ये बना करके कंपनीज के द्वारा दिया जा रहा है, कोवैक्सीन वगैरह और फाइजर की कंपनी वगैरह जो है इसमें, और स्पुतनिक जो भी आपको दिया जा रहा है, ये बिल्कुल 100% ट्रायल्स वगैरह और रिसर्च वगैरह सब करने के बाद में अप्रूव होकर के आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे बिल्कुल भी भयभीत ना हो, इस वैक्सीन के ऊपर कोई शंका ना करें और अपने आप को बड़ा भारी वो कॉन्फिडेंस के साथ में, ये नहीं कि हमको नहीं लगाना है, हमसे कोई फायदा नहीं, हमको तो नहीं होगा, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बिल्कुल आप ये मान के चलें कि आप खतरे में हैं अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप देश की जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं और जो हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सक और शासन इस स्तर पे जो भी कदम उठाया जा रहा है वो आपके हित में है। कृपया आप आगे आकर आप स्वयं अपने परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ और रिश्तेदारों के साथ में पूछ के, बुजुर्गों से लेके जवानों तक सभी को जिस प्रकार से शेड्यूल बना हुआ है वैक्सीनेशन का, उसका पालन अवश्य करें और किसी भी प्रकार का इससे डर और भय भीत होने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा सुरक्षित है। आपके शरीर के अंदर जाने के बाद आप भी सुरक्षित रहेंगे और जब आप अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, कोरोना से, इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे हमेशा, तो हमारा देश प्रफुल्लित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, दायरे को बढ़ाते हुए 1 मई से टीकाकरण। इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि आप किस तरह से टीकाकरण की ओर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ प्रक्रिया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।